गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी लाइव आइए जो बच्चे लाइव नहीं आए अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपेंद्र गर्ग, प्रिया परमार, उसके बाद अनिल प्रजापत, अजय कुमार, देवा राणा, राहुल कुमार, अजय कुमार, सबको गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे लाइव नहीं है। चंदन कुमार कह रहे हैं कार्डिया एंड ड्यूडेनम में डिफरेंस। कार्डिया इज द पार्ट ऑफ स्टमक एंड ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बड़ा डिफरेंस है, तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है बेटा। चंदन कुमार गुड इवनिंग, अमरेश यादव गुड इवनिंग, गुड्डू कुमार यादव गुड इवनिंग। अच्छा, इस बैच में कुछ बच्चों को शिकायत आई है कि हमारा टाइमिंग चेंज कर दो मैम। क्या आपको टाइम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मेरे पास एक स्लॉट और भी है 5 से 6:30 का। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 5 से 6:30 कर दूंगी। शायद कुछ बच्चे नाइट शिफ्ट वाले होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैनेजमेंट को उन्होंने बहुत फोन करे हैं। 5 से 6 फोन कर दिए मैनेजमेंट को कि मैम का टाइमिंग चेंज करवा दीजिए, मैम का टाइमिंग चेंज करवा दीजिए। मैंने कहा मैंने तो बच्चों से पूछ के टाइमिंग रखा, पता नहीं कैसा क्यों बोल रहे हैं ऐसा। मुझे तो ये टाइम सही लगा। टाइम सही है ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो मेरे पास 5 से 6:30 का स्लॉट भी है, मैं वो भी कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। सही है ना टाइम? ओके मैम, टाइम सही है। तो फिर क्यों बच्चे इतना चिल्ला रहे थे कि मैम टाइमिंग ये कर दो? सही है ना? ओके चलो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, फिर ठीक है। चलो अगर टाइम सही है तो बहुत बढ़िया, चलो आओ। हाँ जी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बच्चों, लास्ट क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हाँ जी, आज आपका चैप्टर फिनिश है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पाचन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, और आज मेरे को स्पीड थोड़ी स्लो करनी है, याद आ गया। टाइम ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ओके ओके ठीक है। हम पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये वाला ड्यूडेनम, ये वाला जेजुनम, ये वाला होता है, इसे बोलते हैं इलियम वाला पार्ट। अब प्यारे बच्चों जरा गौर से सुनिएगा, इस ड्यूडेनम के अंदर जब खाना आता है तो यहां था लीवर एंड यहां था पेनक्रियास। कुछ याद आ रहा है? यहां था लीवर, यहां था पेनक्रियास। लीवर ने अपना जूस ऐसे ट्रांसफर करा ड्यूडेनम में, पेनक्रियास ने अपना जूस ट्रांसफर करा, और इस ड्यूडेनम में एक जूस किसका आया था? इंटेस्टाइन का जूस, आंतों का रस। इसका मतलब मैम ड्यूडेनम वाले पार्ट में टोटल 3 टाइप के जूस मिल रहे थे। बताओ कौन कौन सा मिल रहा था? बाइल जूस मिल रहा था, जिसे हम क्या बोलते हैं? पित्त रस। और दूसरा कौन सा? पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। और एक और तीसरा हमने कल पढ़ा था, जिसका नाम क्या था? पेनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, और तीसरा इंटेस्टाइनल जूस। अब बच्चों इतनी बात तो आपको याद हो भी गई होगी कि भाई साहब ये किसने बनाया था? लीवर ने। यहां से लीवर ने बाइल जूस बना के डाल दिया। दूसरा, ये पेनक्रियाटिक जूस किसने बनाया? पेनक्रियाज ने बनाया, बना के डाल दिया। तीसरा, इंटेस्टाइनल जूस कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, इसमें 3 एंजाइम थे, इसमें भी 3 एंजाइम थे, और इस हिस्से में जितना भी सारा फूड था उस फूड का डाइजेशन क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। कल मैंने पढ़ा दी थी ये बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में कंप्लीट तरीके से डाइजेशन हो चुका होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया है तो अब इस जेजुनम में और इस इलियम में और फिर ऐसे करके आपकी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा सोच रहे होंगे ना आप। तो बच्चों जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की फेज बताई थी कि इतने फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन, सबसे पहले खाते हो आप खाना, जिसे क्या बोलते हैं? इंजेशन। दूसरा बताया था डाइजेशन।
फूड पहले खाया, देन उसका ब्रेकडाउन होना डाइजेशन कहलाया था। डाइजेशन होने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसका डाइजेशन हो चुका है, डाइजेस्टेड फूड है मतलब जो पचित भोजन है, जिसका पाचन हो चुका है, उसका क्या करवाना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण। भाई साहब, अगर आपने जो खाना खाया उसका डाइजेशन हो गया, अगर आप उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करवाओगे तो पता है क्या होगा, जेजुनम, जेजुनम से इलियम, इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू वो एक्सक्रीटरी कंपाउंड बनकर आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपका जो फेसेस है, जिसे मल बोलते हैं, उसके साथ निकल जाएगा ये। फिर क्या फायदा खाना खाने का, कोई फायदा ही नहीं हुआ खाना खाने का। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है, उस डाइजेस्टेड फूड का क्या करवाना है आपको, उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करवाना है। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब फूड होगा, वो खून के अंदर घुलेगा और खून के अंदर घुलकर हर एक सेल तक, कान की, नाक की, आंख की, आपके दांतों की, लीवर की, पैनक्रियाज की, हर एक सेल तक पहुंचेगा। जिस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा था हमने, स्वांगीकरण कहा था। इसका मतलब मैम, ड्यूडेनम वाले पार्ट तक डाइजेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही इस ड्यूडेनम से नीचे की तरफ ऐसे खाना आएगा, जिसका डाइजेशन होना था वो हो चुका है। अगर यहां तक डाइजेशन नहीं हुआ, किसी का होता भी है, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, अगर आया है अनडाइजेस्टेड फूड, तो वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर मल में परिवर्तित हो जाता है, वो एक्सक्रीटरी कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो जेजुनम है, इस जेजुनम के अंदर हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन तो ऊपर कंप्लीट हो गया ड्यूडेनम वाले पार्ट में। इस जेजुनम में थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर। माइन्यूट का मतलब है बहुत कम लेवल पर, बहुत ही कम यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन गया, खुदा ना खास्ता, कि भाई साहब जेजुनम में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, आप बताओगे यस जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन कभी पूछ ले जेजुनम में क्या डाइजेशन होता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि डाइजेशन होना था वो हो चुका है। अब इससे आगे कोई एंजाइम नहीं निकलेंगे, अब इससे आगे एंजाइम का मामला खत्म। 9 एंजाइम के नाम याद करवाए थे, अब कोई जब एंजाइम निकलेगा ही नहीं तो एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, सॉरी डाइजेशन होगा ही नहीं। तो इस जेजुनम में थोड़ा बहुत माइन्यूट लेवल पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैम ज्यादा कहां होता है, ज्यादा ये खाना थोड़ा बहुत इस जेजुनम में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन बाकी का आगे आता है इस इलियम वाले पार्ट में। और मेन जो फूड एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो होता है बच्चों इस इलियम वाले पार्ट में। तो जरा लिखिएगा, ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट है, ड्यूडेनम में जो आपका डाइजेशन जितना होना था वो हो चुका है, क्योंकि भाई साहब यहां एंजाइम होते हैं। अब जेजुनम में कोई एंजाइम नहीं होगा, ना ही कोई इलियम में होगा, तो जितना होना था वो हो गया। जो नहीं हुआ वो आगे चलकर फेसेस मल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इलियम में जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो इलियम लिखिएगा आप, ये किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इसमें लिखोगे इट इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन या फॉर फूड एब्जॉर्प्शन लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। हिंदी में लिखेंगे इस जगह पर, या छोटी आंत के इस भाग में लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। छोटी आंत के इस भाग में सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है, सबसे अधिक भोजन का अवशोषण होता है। अब क्वेश्चन ये आया कि मैम सबसे अधिक क्यों होता है, यहां पर ऐसा क्या होता है
कि यहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। यहां पर ऐसा क्या होता है कि फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। बच्चों, अगर आपको किसी चीज का अवशोषण करवाना है तो आपके पास प्रॉपर सरफेस एरिया होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया, एक जगह होनी चाहिए जहां पर आपको किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो क्या होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जब आप इस इलियम की माइक्रोस्कोपिक इमेज देखोगे तब आप पाओगे कि इस इलियम में ऐसी कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं हैं। फिंगर लाइक फोल्डिंग उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं ऐसे। इनका नाम रखा गया है, इन्हें कहा जाता है विलाय। इंग्लिश में विलाय, हिंदी में विल्ली, विल्ली कहा जाता है। और इनके पास परफेक्ट सरफेस एरिया है। बच्चों, एक तो मैंने ऐसे लाइनिंग खींची, एक मैंने ऐसे लाइनिंग खींची। अब बताओ सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है? इसके पास है। तो यहां पर जैसे ही खाना आएगा, कुछ इस हिस्से में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ इस हिस्से में हो जाएगा उसका एब्जॉर्प्शन, कुछ इस हिस्से में हो जाएगा, कुछ इस हिस्से में हो जाएगा, कुछ यहां हो जाएगा, कुछ यहां हो जाएगा, कुछ यहां हो जाएगा, कुछ यहां हो जाएगा। देखो कितना सरफेस एरिया है इनके पास। इसलिए इस हिस्से में सबसे ज्यादा फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? जरा ध्यान से सुनिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? इलियम। इलियम में उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? आप क्या बताओगे? उसे विलाय, उसे विली कहते हैं। विली क्या होती हैं? ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत सारी, उन्हें विलाय कहते हैं। और इनके पास बहुत सारा सरफेस एरिया है और इस हिस्से में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इस हिस्से में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब क्या होगा? फिर यहां से इसी विलाय के अंदर की तरफ ऐसे पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, ऐसे पतली पतली ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है नसें, जिन्हें आप आम भाषा में नसें बोलते हैं। और नसों में क्या दौड़ता है? खून दौड़ता है। नसों में क्या दौड़ता है? खून। तो इन नसों का, ये रही नस, ऐसे पतली पतली यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर यही खाना इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, ऐसे इन पाइप के अंदर, पतले पतले जो पाइप है इनके अंदर जाएगा। और इसके अंदर क्या है? खून, ब्लड है। बाद में यही एब्जॉर्ब फूड जो है, यही खाना इस खून के अंदर घुलेगा। और खून आप जानते हैं सारा दिन आपकी नसों में दौड़ता रहता है। कुछ खून आंख तक जाएगा, कुछ ब्रेन तक जाएगा, कुछ कान तक जाएगा, कुछ दांतों तक जाएगा, कुछ लीवर तक जाएगा, कुछ पैनक्रियास तक जाएगा। और जितना भी एब्जॉर्ब फूड है वो सारा का सारा खून हमारे बॉडी की हर एक टिश्यू के पास, हर एक ऑर्गन के पास छोड़ आएगा। खून क्या छोड़ आएगा? जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ किसका होता है? डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या है मैम? या तो ग्लूकोज होगा, ध्यान से सुन लेना। कार्बोहाइड्रेट खाई थी, वो अल्टीमेटली किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी? ग्लूकोज की फॉर्म में, या कुछ फ्रक्टोज की फॉर्म में हो गया। उसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो प्रोटीन थे वो आगे थे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की फॉर्म में। जो फैट खाई थी वो आ गई फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल की फॉर्म में। यही तो था डाइजेस्टेड फूड, यही तो था डाइजेस्टेड फूड। तो क्या हुआ? इस विलाय में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, इन सब का अवशोषण हुआ। बाद में खून के अंदर घुल गया, क्योंकि यहां पर पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। और खून हमारे बॉडी के प्रत्येक ऊतक और अंग तक जाता है और उन अंगों तक ये सारी चीजें छोड़ आएगा। और इन्हीं सारी चीजों से हमारे
सॉरी। फिर इन्हीं सारी चीजों से हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। इसका मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन मोटो था, उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि हमारे प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक सेल के पास एनर्जी बनाना। तो वो उद्देश्य पूरा हो गया, है ना? पूरा उद्देश्य हो गया। तो ये आप याद रखोगे कि इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में जितना भी जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है। अब डाइजेस्टेड फूड का मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, इन सब का अवशोषण होगा। देन ये सब कुछ खून के अंदर घुलेगा, और खून तो हर जगह जाता है भाई साहब। कहीं पर भी कट लगे, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, यहां चोट लगेगी तो खून निकलेगा, कान पे चोट लग जाएगी तो खून निकलेगा, नाक पे चोट लग जाएगी तो खून निकलेगा, क्योंकि हमारे बॉडी की प्रत्येक सेल के पास ब्लड जाता है। कहीं बॉडी के किसी भी हिस्से पे चोट लगे, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वो खून हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक इन सारे कंपाउंड को छोड़ के आ जाएगा, बोले तो डाइजेस्टेड कंपाउंड। फिर इनसे हमारे टिश्यूज, ऑर्गन्स क्या निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। ये लो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यही तो मोटो था। कंप्लीट हो गया यहां आते आते आपके उद्देश्य डाइजेस्टिव सिस्टम का। एनर्जी बन रही है, खाना खाए जा रहे हो आप, डाइजेशन होए जा रहा है, एब्जॉर्प्शन होए जा रहा है, हमारी हर एक सेल टिश्यू तक एनर्जी बनी जा रही है, बनी जा रही है। अब बच्चों जिसका ना डाइजेशन हुआ ना अब्जॉर्प्शन हुआ, वो जो बाकी का कुछ आया है अनडाइजेस्टेड फूड, क्या आया है इस इलियम से? अनडाइजेस्टेड फूड आया है, मतलब अपचित भोजन आया है। ये अपचित भोजन आगे कहां जाएगा? तो बच्चों ये आगे जाएगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में। ये अनडाइजेस्टेड फूड जिसका ना डाइजेशन हुआ ना एब्जॉर्प्शन हुआ, वो गया है एलाई के पास। एलाई बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन, बोले तो बड़ी आंत। क्यों? क्योंकि ये जो इलियम वाला पार्ट है कुछ ऐसा होता है आपका इलियम, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप, ये इलियम वाला भाग है, लास्ट वाला, ये डोडेनम, ये जेजुनम, ये इलियम। तो इसी इलियम से ऐसे आपकी स्टार्ट होती है बच्चों कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस इलियम में जितना एब्जॉर्प्शन होना था हो गया, जितना होना था वो हो गया। बाकी का कहां गया है? यहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चों ये आपका पाइप। कौन सा पाइप? लार्ज इंटेस्टाइन वाला पाइप। तो बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल बी ट्रांसफर इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये आगे कहां चला जाएगा? बड़ी आंत में। जैसे ये डायग्राम देखो, ये देखो, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन थी अंदर वाली, और ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? ये देखो, इसको दिखा रखा ना लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो घूम के आ रहा है ऐसे बड़ा सा पाइप, इसे बोलते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत है। तो अब लिखोगे नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमें पढ़ना होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़े थे उसकी लेंथ पढ़ी थी, लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ना होगा, बड़ी आंत। जब मैं बात करती हूं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन था अप्रोक्स 6 से 6.25 या 6.5 मीटर का, ये होता है सिर्फ 1 से 1.5 मीटर, सिर्फ 1 से 1.5 मीटर या 1 से 1.25 मीटर। फिर मैम आपने इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा? बच्चा इसकी लेंथ कम है लेकिन इसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, और इसकी जो चौड़ाई बोले तो इसका डायमीटर, अब डायमीटर लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा चौड़ाई से। इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है इस पाइप का, वो 3 इंच का होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था? 1 इंच। तो वो स्मॉल होगी बेचारी, ये लार्ज हो गई। लंबाई ज्यादा पूछे तो लार्ज इंटेस्टाइन की, डायमीटर ज्यादा, सॉरी, लंबाई ज्यादा पूछे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की, डायमीटर ज्यादा पूछे तो लार्ज इंटेस्टाइन का।
इस इमेज से साफ साफ पता चल रहा होगा कि देखो इसका डायमीटर कितना पतला सा पाइप है, और ये देखो इतना मोटा, ये वाला इतना सा पतला, ये वाला इतना सा पतला। इसलिए आप याद रखोगे बेटा कि क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा है, इसलिए हमें बोलना पड़ा इसे लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, वैसे लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है सिक्कम, सिक्किम मत लिख देना, सिक्कम है ये। दूसरे हिस्से को बोलते हैं कोलोन, कोलोन, और तीसरे हिस्से को बोलते हैं रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बड़ी आंत के भी 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अब मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी तो जरा ध्यान से सुनना। इस हिस्से को, इसे कहा जाता है सिक्कम। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है सिक्कम पार्ट। और ये जो एक पूरा ट्यूब से घूम कर आ रहा है ऐसे, ये जो पूरा घूम के आ रहा है ऐसे ट्यूब, इसे कहा जाता है कोलोन भाग। ये होता है कोलोन। और ये जो लास्ट में आकर ऐसे पाउच जैसा बन रहा है, इसे कहा जाता है रेक्टम। और रेक्टम का लास्ट किनारा कहलाता है एनस, एनस जिसे आप गुद्दा बोलते हो, एनस। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये वाला हिस्सा इसका, ये सिक्कम है बच्चों, ये क्या है? सिक्कम। फिर ये एक ट्यूब सी बन रही है, इसे बोलते हैं कोलोन, इसे बोलते हैं कोलोन। और ये जो लास्ट वाला ऐसे पाउच जैसा बन रहा है, ऐसे करके कुछ पाउच जैसा बन रहा है, इसे बोलते हैं रेक्टम। तो आप नोट करोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो सिक्कम वाला पार्ट है, जरा ध्यान से सुनना, ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से, इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट था। इसी से क्या होगा बच्चों, ऐसे आप बताओगे, ऐसे घूम के आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है। तो इस इलियम से जो जुड़ा हुआ भाग होगा कुछ ऐसा सा, इसे बोलते हैं सिक्कम पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इलियम से। अब इस इलियम से क्या आ रहा होगा? अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा होगा यहां। किसमें? इस सिक्कम वाले पार्ट में। इस सिक्कम वाले पार्ट में क्या आ रहा होगा? अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा होगा। सबसे पहले तो आपको यही बात याद रखनी है सिक्कम पार्ट के बारे में कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। अब इलियम से इसमें क्या आया है? इलियम ने भेजा अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसा खाना जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। जब डाइजेशन ही नहीं हुआ तो उसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अनडाइजेस्टेड फूड भेजा है इलियम ने, अपचित भोजन भेजा। कहां भेजा इलियम ने? इलियम ने अपने पास से भेज दिया सिक्कम के पास। अब सिक्कम में क्या होता है? सिक्कम के बारे में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या है? सिक्कम में होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। सिक्कम में होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन को कहा जाता है अवशेषी अंग। ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है लेकिन किसी काम का नहीं है। पहले ही पढ़ा चुकी हूं, 5 होते हैं। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? उसका नाम होता है अपेंडिक्स। क्या नाम होता है? अपेंडिक्स। इसी सिक्कम से ऐसे एक कीड़े के आकार का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है बच्चों, इसे कहा जाता है अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारे शरीर में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। ये अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है। लेकिन क्या होता है बच्चों, कभी कभी इस अपेंडिक्स में जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड जम जाते हैं,
बहुत जहरीले पदार्थ जम जाते हैं, आपने कुछ ऐसा वैसा बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाते हो, बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, तो आपके बॉडी में धीरे 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 उनके अंदर जो फैट होता है या जो भी उनके अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो धीरे धीरे आकर इस सिक्कम में जमने लग जाते हैं। सिक्कम के किस हिस्से में? अपेंडिक्स में जमने लग जाते हैं। फिर आपको लार्ज, जैसे आपका पेट का जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, उसमें आपको हल्का सा राइट साइड में दर्द महसूस होगा, और जैसे ही आपको दर्द महसूस होगा आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपका अपेंडिक्स के अंदर मतलब कुछ टॉक्सिक कंपाउंड डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका अपेंडिक्स फूल रहा है और फूलने से आपको दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयां देगा, अगर उन दवाइयों से आपको रिलीफ मिला तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर कहेगा आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर क्या करेगा? इस अपेंडिक्स को काट देगा और काट के बाहर डस्टबिन में डाल देगा। हाँ, ऑपरेशन थोड़ा सा आपको 8-10 दिन में मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये है क्यों? बेटा, जब हम बंदर थे तो हम क्या खाते थे? घास फूस खाते थे, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। आजकल के बंदर तो बड़े एडवांस हैं, केला खाता है, संतरा खाता है, लेकिन पहले के बंदर बेचारे, जब इंसान हुआ ही नहीं करते थे तो केले कौन ला कर देता था बंदरों को? तब हम घास फूस खाते थे, तब यहाँ पर घास फूस का डाइजेशन होता था। लेकिन अब हम बंदर नहीं है, हम इंसान हैं, हम घास फूस नहीं खाते, तो क्या जरूरत है इस अपेंडिक्स की? तो धीरे 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 आपका ये अपेंडिक्स एक जनरेशन के बाद खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? अपेंडिक्स कहाँ होता है? आप बताओगे इट इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। या पूछेगा कि बड़ी आंत में कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन होता है? अपेंडिक्स। बड़ी आंत के किस हिस्से में है? आपका आंसर क्या होगा? सिक्कम में। सिक्कम में। तो पहला पॉइंट तो जो यहां से याद रखना है वो ये याद रखना है कि यहां पर एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। दूसरा आप बताओगे बच्चा, दूसरा पॉइंट कि लार्ज इंटेस्टाइन के इसी सिक्कम और कोलोन दोनों में ही होते हैं। इन्हें कहा जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का घर कहलाता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में भी और कुछ कोलोन में भी चले जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन मेन सिक्कम में होते हैं। इस हिस्से को कहा जाता है जीवाणुओं का घर, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के इस सिक्कम वाले हिस्से में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किस प्रजाति के? क्या नाम है? इस्चेरिया कोलाई, या इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम और कोलोन, लेकिन सिक्कम में ज्यादा होते हैं कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जीवाणुओं का घर कहा जाता है। हमारी बॉडी की जो सिक्कम और कोलोन वाला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, जिन बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब भाई साहब, ये आपके शरीर में जन्म से हैं और जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक हैं, तो ये बताओ कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे ना ये, इसीलिए तो होंगे ये, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे इसीलिए तो होंगे ये। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? तो ये क्या करते हैं, जो पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आता है, मेरा फोन है, तो कुछ तो होगा इस हिस्से में। क्या काम होता है इन बैक्टीरिया का? तो ये बैक्टीरिया एक्चुअली हमें कोई बीमारी नहीं करते हैं, ये गुड बैक्टीरिया है। इन्हें आप अच्छे बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखोगे।
ये क्या करते हैं, जो भी पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आता है उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर पनप जाते हैं। इस अनडाइजेस्टेड मतलब अपचित भोजन जो आया है, इस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर पनप जाएंगे और इसे सड़ा देंगे और गला देंगे। क्या कर देंगे, इसे सड़ा देंगे और गला देंगे। और जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड में ये बैक्टीरिया लग गए, बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, आपके खाने को, आपके फलों को, इन सब के अंदर अगर बैक्टीरिया पनप जाते हैं तो बच्चों वो क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं सड़ाने और गलाने का काम। तो ऐसे ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी पीछे से क्या आया है आप बताओगे बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है उसे क्या कर देते हैं, उसे सड़ा देंगे और उसे गला देंगे। और जैसे ही आपका जो फूड अनडाइजेस्टेड था वो बेटा अगर सड़ गया और गल गया, उसके अंदर स्मेल आने लग जाएगी और वो सड़ गया गल गया, तो उसे कहा जाता है मल, उसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी कंपाउंड। उसे क्या कहा जाता है, जैसे ही इस अनडाइजेस्टेड फूड में ई कोलाई बैक्टीरिया पनप गए, इसके अंदर लग गए, इसको सड़ा देंगे, गला देंगे और उससे क्या आएगी, एक गंदी सी स्मेल आने लग जाएगी। और उस अनडाइजेस्टेड फूड को सड़ने गलने के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड हो जाएगा और ठोस हो जाएगा और सड़ने गलने के बाद उसे नाम दिया जाता है फेसेस का, उसे नाम दिया जाता है मल। और इसी मल को फिर आप क्या करते हैं, आउट करते हैं, कहां से, एनस से आउट कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, सिक्कम और कोलोन, देखो दोनों में बैक्टीरिया होते हैं, इन दोनों को हाउस ऑफ कोलोन कहा जाता है। सिक्कम में थोड़े ज्यादा होते हैं ये बैक्टीरिया, कोलोन में थोड़े कम होते हैं। तो ये के बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया है उस अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में उसको बैक्टीरिया लगने से वो सड़ जाता है, गल जाता है और उसे कहा जाता है फेसेस, उसे मल कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैक्टीरिया हमारी इतनी हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों ये बैक्टीरिया जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, इनका घर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये बैक्टीरिया ये जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है इसको खाते हैं, इसे खा लेते हैं। एक तो हमने इन बैक्टीरिया को रहने के लिए घर दे दिया, दूसरा हम खाना खाने को दे रहे हैं इन्हें, क्या दे दिया, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड खा रहे हैं। तो बदले में ये बैक्टीरिया के शरीर में दो विटामिन बनती हैं, विटामिन के और विटामिन B12। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इनका घर है और यहां खाना खाते हैं, क्या, अनडाइजेस्टेड फूड। और फिर क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया के शरीर में बनता है एक विटामिन के और एक विटामिन B12 और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमें बदले में देते हैं विटामिन के और विटामिन B12। ये दोनों विटामिन हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए बच्चों, बैक्टीरिया का भी फायदा है, रहने को घर मिल गया, खाना खाने को खाना मिल गया, तो बैक्टीरिया के तो मजे पड़ गए। और हमें भी फायदा है, बैक्टीरिया ने हमें दो विटामिन दे दिए, विटामिन के और विटामिन B12। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, एक तो ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोग हो गए, हमारा शरीर है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, दूसरा बैक्टीरिया हो गया। तो दो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग प्रजाति के, हम इंसान हैं, वो बैक्टीरिया है, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो ऐसे रिलेशन साइंस में कहलाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन।
क्या कहलाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। साथ रहकर जीवन यापन करने वाले सह जीवन संबंध, सह का मतलब साथ, जीवन का मतलब जीवन, संबंध का मतलब रिलेशन, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। इसको हमने फायदा क्या क्या दिया? रहने को घर दिया, खाना दे दिया भैया, और इसने हमें विटामिन के और विटामिन B12 दे दिया, तो इसका भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशन में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या करते हैं? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसे मल में परिवर्तित कर देते हैं, उसको सड़ा देंगे, गला देंगे, और उसे बाद में उसे मल का नाम दे दिया जाता है। म्हणजे विटामिन B3 भी होता है, B6 होता है, वो यहां नहीं बनता है बेटा, उसके लिए आपको बाहर से डाइट में इंक्लूड करना होता है उन्हें। तो बैक्टीरिया का भी फायदा, हमारा भी फायदा, तो ऐसे रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं। तो इस सिक्कम में बहुत सारे बैक्टीरिया भी थे, और इन बैक्टीरिया ने क्या किया? इन बैक्टीरिया ने जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया पीछे से, क्या आया? अनडाइजेस्टेड फूड आया, उस अनडाइजेस्टेड फूड को सड़ा दिया, गला दिया, और उसे नाम दे दिया हमने मल। मल, या बोल दिया उत्सर्जी पदार्थ, या हमने उसे बोल दिया एक्सक्रीटरी कंपाउंड या फेसेस, मल का नाम दे दिया। अब ये मल इस सिक्कम से होता हुआ यहां से होता हुआ कहां जाएगा? इस कोलोन में जाएगा। ये मल इस सिक्कम से होता हुआ, ये जो कोलोन ट्यूब है, ये एक ट्यूब है बेटा और कुछ नहीं है, ऐसे एक ट्यूब है, तो यहां से इस ट्यूब में जाएगा पूरा, और इस ट्यूब में क्या होगा? जो बाहर से ऐसे आ रहा है फिसेस, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि वो कंप्लीट तरीके से सॉलिड नहीं बना हुआ होता है, वो सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड किसकी वजह से? आपने जूस पिया, आपने दूध पिया, पानी वगैरह पिया, उनकी वजह से इसके अंदर लिक्विडिटी भी है। तो अब क्या होगा? इस कोलोन वाले हिस्से में जो भी पीछे से फेसिस मल आया, उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से सिक्कम के 2 पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं मैंने नोट करवा दिए कि हाउस ऑफ बैक्टीरिया एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, 2 पॉइंट इसके बारे में नोट करने हैं। लेकिन अब कोलोन भाग की जब बात करते हैं तो कोलोन क्या करता है? कोलोन एक ट्यूब है बच्चों, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब का मतलब होता है नली, ऐसे ये नली होती है, ऐसे पूरी घूमी हुई नली होती है ऐसे। तो इस नली के अंदर क्या होता है? जो पीछे से जो जितना भी फेसेस आता है मल, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, थोड़ा कम सॉलिड होता है, वो मतलब माइनर सॉलिड होता है। वो लिक्विडिटी किसकी वजह से ज्यादा है? पानी की वजह से। तो ये भाग क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। भैया हम जो जितना पानी पीते हैं उसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अप्रोक्स 68 से 70% पानी है। कहां से वो आया? वो पानी, अगर वो पानी यहां से बाहर निकल गया होता, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता, तो पानी की कमी हो जाती है आपके शरीर में। ऋतिक क्या कह रहे हैं आप? क्या क्वेश्चन पूछा आपने? तो इस हिस्से में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे कि आपके न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तब बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण कहां होता है, तब आप बताओगे वो कोलोन में होता है। वो कहां होता है? कोलोन में होता है। तो जो भी चीज आई पीछे से, उसमें से पानी का अवशोषण करवा लिया, और जैसे ही पानी का अवशोषण हो गया तो वो चीज यहां से जब गुजरेगी तो वो सॉलिड हो चुकी है, वो 100% सॉलिड हो चुकी है। और ये सॉलिड चीज ही फेसेस है, यही मल है बच्चों। मल तो वहां पर भी था सिक्कम में भी, लेकिन इस मल में पानी नहीं आएगा। अब ये आगे जाएगा किस पार्ट में? रेक्टम में जाएगा। इस रेक्टम में ये मल जाएगा, और इस रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है, और बाद में इसी मल को, इस रेक्टम का लास्ट किनारा जिसे एनस कहा जाता है, गुद्दा कहा जाता है, इससे इस मल को क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है।
क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीट आउट, बाहर निकाल दिया जाता है। सिक्कम में क्या हुआ? मल में परिवर्तित हुआ, सड़ा गला, थोड़ा बहुत सॉलिड हुआ लेकिन पानी ज्यादा था। कोलोन में क्या हुआ? पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ। जब पानी निकाल लिया तो सॉलिड बचा। सॉलिड चीज गई कहां पर? रेक्टम में। रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर, स्टोर का मतलब होता है संग्रहित होना, कुछ देर के लिए स्टोर होगा। उसके बाद एनस के थ्रू क्या हो जाएगा? वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो बच्चों मैंने कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? माउथ। और कहां पे खत्म होता है? एनस पे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। मंजे कुमार कहते हैं पानी का डाइजेशन होता है रेक्टम में। मंजे शायद आप नए हैं स्टूडेंट, पानी का कभी डाइजेशन नहीं होता है। ये बात मैं कम से कम इस बैच में 20 बार बता चुकी हूं कि पानी का कभी डाइजेशन नहीं होता है। पानी पहले से ही बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और डाइजेशन होता है हमेशा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। ना ही मिनरल का डाइजेशन होता है, ना ही विटामिन का डाइजेशन होता है। ये बात मैं कितनी बार बतानी पड़ेगी मुझे आपके बैच में? आई डोंट नो। क्या आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है मंजय कुमार? पानी का डाइजेशन नहीं, पानी का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। तो इस तरीके से अब अगर आप इस डायग्राम को कभी देखेंगे तो आप समझ गए हैं ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका इस तरीके से। B12 का क्या फायदा है वो विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो इन्हें, अभी छोड़ दो। तो बच्चों मैंने देखो माउथ से, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद माउथ में टीथ, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ लीवर, इधर पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जैजुनम, इलियम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट सिक्कम, ये कोलोन, ये रेक्टम, और रेक्टम का ये लास्ट किनारा एनस। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। यस, पानी का एब्जॉर्प्शन कोलोन जो ट्यूब है उसमें होता है, विमलिस। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ऑपरेशन के बाद वापस अपेंडिक्स नहीं हो सकता है। ऑपरेशन के बाद वापस अपेंडिक्स नहीं हो सकता है। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है बेटा। अब मैं आपको कुछ बीमारियां बताती हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर बताती हूं। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां बताती हूं, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ बीमारियां बताती हूं जो ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन सी? एक होता है बच्चों आपको वॉमिटिंग। वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना, उल्टी आना, है ना? उल्टी आती है। एक होता है डायरिया। डायरिया का नाम सुना है? जिसमें उल्टी दस्त दोनों होते हैं आपको। एक होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसे आप कब्ज की बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?